हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज ही हमारी क्लास है आरएस मेंस 2024, यानी जो आपके आरएस मेंस आपका 23 की जो वैकेंसी थी, अभी आपका एग्जाम है ये 20 और 21 जुलाई को होने वाला है। मान के चलिए कि 1 महीना और 20 दिन लगभग आप मान के चलिए आपका रहा है। पहले भी हमने इसके पेपर फोर्थ की, ये जो हमारी क्लास है पेपर फोर्थ की और किसकी, हिंदी की रहने वाली है। पहले भी हमने इसके लिए है वो 75+ है वो टेस्ट किए थे, काफी अच्छी हमारी तैयारी हो गई थी, लेकिन पेपर आगे जाने की वजह से हमने बीच में क्लास से एक बार ऑफ कर दी थी। लेकिन उनका रिवीजन करने के लिए एक बार फिर से हमने क्लास स्टार्ट की है। क्यों? क्योंकि आपके लिए काफी हेल्पफुल थी और आपके बार बार मैसेज भी आए थे कि मैम क्लास दोबारा स्टार्ट करो करो। तो अभी हमने ये क्लास है वो वापस स्टार्ट कर दी है। आरएस मेंस 2024 आपा का पेपर फोर्थ और हिंदी का पोर्शन हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। और इंग्लिश का है वो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर काफी सारा उस टाइम अवेलेबल करवाया था। अभी और कोशिश करूंगी अवेलेबल करवाने की। आपका जो एग्जाम है वो 21 जुलाई को होने वाला है, क्योंकि आपका जो टेस्ट ये होगा ये 20 और 21 जुलाई को होगा, तो आप पेपर फोर्थ है वो आपका 21 को होगा। तो आप मान के चलिए 1 महीना 20 दिन आपके पास बचे हैं। इनमें हमको अच्छे से रिवीजन करना है। पेपर फोर्थ का तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, पीछे जो मैंने आपको अच्छे से उसका रिवीजन बार बार करवा के काफी अच्छी आपकी तैयारी करवा दी थी, वो अभी भी हमें कर लेंगे। तो आज की पहली क्लास है हमारी आरएस मेंस की पेपर फोर्थ की हिंदी की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे आपके एग्जाम में आता है संधि उपसर्ग प्रत्यय किस प्रकार हमें करना होता है, किस प्रकार एग्जाम में होता है, बिल्कुल एज इट इज है वैसे ही हमें करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद करना, शब्दों की संधि करना, दोनों टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। ये जो आपके पार्ट ए है व्याकरण का, इससे 25 क्वेश्चन आते हैं। पहला है अभ्यर्थी। अभ्यर्थी की बात करें तो इसमें संधि की बात करें तो इसमें संधि विच्छेद होगा अभी प्लस अर्थी। इसमें आपको सिर्फ संधि नहीं देखनी है, आपको ये देखना है कि इसका जो लिखा हमें से सही जा रहा है क्या, कोई मात्रा वगैरह की गलती नहीं हो रही है, ये चीज आपको ज्यादा ध्यान रखनी है। अर्थी यानी इच्छुक। अर्थी का अर्थ क्या होता है? इच्छुक। और अभी प्लस अर्थी, इसमें अगर संधि की बात करें तो कौन सी यण संधि है आपकी, कौन सी यण संधि है। तो अभ्यर्थी अभी प्लस अर्थी। अगला हमें दिया गया मत्यानुसार। मत्यानुसार की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, मति प्लस अनुसार, मति प्लस अनुसार। अगला पुल्लिंग। पुल्लिंग की बात करें तो इसमें क्या हो जाता है, पुंस। पुंस यानी पुरुष प्लस लिंग, प्लस लिंग पुल्लिंग। चतुष्काष्ट। चतुष्काष्ट का इसमें विसर्ग संधि, चतु विसर्ग प्लस में काष्ठ। चतुष्काष्ट यानी चौगाठ, ठीक है। चौखाट पे बोल देते हैं, चौखट बोल देते हैं वो वाला। अभ्यर्थी अभी प्लस अर्थी, मत्यानुसार मति प्लस अनुसार, पुल्लिंग पुष प्लस लिंग, चतुष्काष्ट चतु विसर्ग प्लस काष्ट। तो ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है और यहाँ पर हमारे 2 नंबर है वो कंप्लीट हो गए, क्योंकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। तो इस प्रकार हमें एग्जाम में हमारा क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है। आई होप आपको सारे अच्छे से आते होंगे। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इसका रिवीजन कर रहे हैं, जिससे आपका रिवीजन भी होगा और आपको पता चल जाएगा कि किस किस का रिवीजन और ज्यादा करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उपसर्गों के संयोग से दो दो शब्द बनाइए। अब हमें इसकी बात करें तो हमें सिर्फ 2 पूछा है, तो 2 ही लिखना। ज्यादा अगर आते हैं, जैसे हमें अधिक के 5 आते हैं तो 5 नहीं लिखने, सिर्फ 2 लिखने हैं, ठीक है। हमें सबसे पहला क्या दे रखा है, अधि। अधि का अर्थ क्या होता है, जैसे ऊपर। अधिक का अर्थ होता है अधिक। तो ये तो हो गए अर्थ, वहां पे हमें अर्थ नहीं लिखने, सिर्फ मैं तो आपको रिवाइज करने के लिए बता रही हूं। अधिक का हम लिख देंगे वहां पर है आधिकारिक। आधिकारिक। आधिकारिक देखें तो इसमें अधि उपसर्ग है और इसमें धातु की बात करें तो क्या है आपके, ये जो आधिकारिक है ये किससे बना है, ये बना है अधिकार प्लस इक से। अधिकार प्लस इक से। अब अगर इसमें देखें तो हमारा इक प्रत्यय भी कंप्लीट होता है और अधि उपसर्ग भी कंप्लीट होता है।
ठीक है। जैसे हम और देख लेते हैं, आपके अधि उपसर्ग से बनने वाला जैसे अध्यापक, क्या आ जाएगा? अध्यापक। अधि, इसमें अगर जैसे मैं इसका संधि करके बताती हूँ, अधि प्लस आ प्लस पक, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो अध्यापक का अधि प्लस आ प्लस पक हो गया, ठीक है। अब अधि उपसर्ग से और भी बन सकते हैं, जैसे अधिष्ठाता, अधिष्ठाता, इसमें क्या बनता है? अधि प्लस स्थाता, था। ये मैं अलग अलग आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आदि उपसर्ग से बनने वाले सिंपल तो जैसे अध्याय हो गया, ये सबको तो आपको आते ही होंगे, अधित्यय का हो गया, ठीक है, ये सबको आपको जैसे अध्ययन हो गया, ये तो आते ही होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अगर थोड़ा सा ये भी याद रहे ना, थोड़ा सा एग्जामिनर सोचेगा भी हाँ इसको आता तो अच्छे से है, ठीक है। तो अधि उपसर्ग से आधिकारिक, अधिकार प्लस इक, अध्यापक, अधि प्लस आ प्लस पक, तो इसमें क्या है? अध्यापक में आ उपसर्ग भी है, ठीक है। अगला हमें दिया गया है उप, उप की बात करें, अब अधि के और भी बन सकते हैं, जैसे अधितय का, ठीक है, और अध्ययन, अध्याय, ये भी आप बना सकते हो। उप उपसर्ग की बात करें तो उप उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? एक तो होता है पास, उप का अर्थ होता है पास, सहायक, अपने बोलते हैं निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक है, और इसका छोटा भी होता है, पास हो गया, छोटा हो गया, सहायक, ये तो इसके अर्थ होते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि इससे बनने वाले दो शब्द, उप से सबसे पहला तो एक उपसर्ग ही बनता है, क्या बनता है? उपसर्ग, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो उपहार, उपहार, और भी अपन देख सकते हैं जैसे उपांग, उपांग, और उपांग में जैसे उप प्लस अंग, उप प्लस अंग हो गया, उपाधि हो गया, उपाधि, और उपाधि का क्या होता है? उप प्लस आदि, उपार्जन हो गया। इसका थोड़ा सा अगर आप और अलग लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, जैसे उपेंद्र, उपेंद्र, उपेंद्र में क्या आ जाएगा आपका? उप प्लस इंद्र, उप प्लस इंद्र आ जाएगा। और लिखो तो आप उपेक्षा लिख सकते हो, ठीक है, उपेक्षा लिख सकते हो। एक थोड़ा सा हटके लिखो तो आप लिख सकते हो उपास्य, उपास्य, और उपास्य का क्या होता है? उप प्लस आस प्लस यह इसमें प्रत्यय है, तो यह प्रत्यय से बनने वाला शब्द हमें इसमें कवर हो गया। तो ये थे उप उपसर्ग से बनने वाले शब्द, उपसर्ग, उपहार, उपांग, उपाधि, उपेंद्र और उपार्जन, ये सारे हमें कर सकते हैं। अगला जो हमें दिया गया है वो दिया गया है अन, अन उपसर्ग की बात करें तो अन उपसर्ग से पहले तो हम इससे देख ले कि इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है रहित, या फिर बोल दे अभाव, या बोल सकते हैं अभाव, अन, ठीक है, इसका अर्थ ही हो गया। अब इससे बनने वाले शब्द जैसे अनंग, क्या हो गया? अनंग, अनंग, अन प्लस अंग, अन प्लस अंग, अनंग हो गया, ठीक है। जैसे अनादि, अनादि, ठीक है, अनिच्छा, अनादि, अनिच्छा। और अगर हम देखें अनुदार, इसका क्या हो सकता है? अनुदार। अब अनुदार में एक बार देखें तो नहीं भी, इसमें तो अनुपसर्ग हो गया, नहीं, इसमें क्या होता है? इसमें आता है अन प्लस उद और प्लस आर, ये इसका संधि विच्छेद होता है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखने लेना। अगर आपके माइंड में उसी टाइम ऐसे भी एग्जाम्पल क्लिक होते हैं तो आप लिखोगे तो थोड़ा सा एग्जामिनर पर है, थोड़ा सा विशेष प्रभाव पड़ेगा, तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। अगर आपके उस टाइम ये होता है कि नहीं मेरे को तो जो माइंड में आ रहा है मैं लिख रहा हूं, बस वो होना सही चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड लिखोगे तो आपको नंबर ज्यादा दे देगा, नहीं, अगर वो आधे नंबर का है तो आधा ही नंबर देगा, ज्यादा नहीं देगा। तो जहां तक हो, एक तो आपको उसका शब्द शुद्धि होनी चाहिए, यानी बिल्कुल शुद्ध लिखना आना चाहिए। दूसरा ये कि उसमें आपको है टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ये नहीं कि मैं सोच कर लिखूंगा, नहीं, जैसे फटाक से हमारे माइंड में आया सही होना चाहिए, बस हमने लिख दिया, जरूरी नहीं है हम ये सोचे नहीं भी ये तो इजी सा है, नहीं, इजी हो चाहे थोड़ा सा अच्छा वर्ड हो, बस हमें बिल्कुल सही से शब्द शुद्धि के साथ वो लिखना आना चाहिए। अगला उपसर्ग दे रखा है बर उपसर्ग। बर उपसर्ग की बात करें तो इसका अर्थ होता है एक तो बाहर, बर का अर्थ होता है बाहर,
या फिर उसका पर भी अर्थ होता है, या फिर उसका ऊपर भी अर्थ होता है। ठीक है, अब इसके बर के एग्जाम्पल की बात कर ले हमें। जैसे एक तो होता है बरकरार, बरकरार, ठीक है। उसके अलावा बर्खास्त, बर्खास्त, ठीक है। और भी बन सकता है, जैसे हम बोलते हैं ना बर्दाश्त, ये तो चीज बर्दाश्त के बाहर है तो बर्दाश्त। बर्बाद, बर्बाद, ठीक है। बर वक्त, बर वक्त, तो ये बर उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। आई होप आपको ये उपसर्ग है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। वैसे आपने काफी सारे ये पढ़ भी लिए होंगे, लेकिन मेरा मोटिव है कि थोड़ा सा रिवीजन करवाऊं और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊं कि आपको किस हिसाब से ये करना है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है उपसर्ग का। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। निम्न प्रत्ययों के संयोग से दो दो शब्द बनाने हैं। अगला क्या है, प्रत्ययों के संयोग से। सबसे पहला जो प्रत्यय दे रखा है वो दे रखा है नवीस। क्या दे रखा है, नवीस। अब हम बना सकते हैं इसका फड़नवीस। कई बार पढ़ा है ना, फड़नवीस, ठीक है। इसका बन सकता है नक्सानवीस, नक्सानवीस। और इससे क्या बन सकता है, याद करो थोड़ा सा। इससे बन सकता है अर्जिनवीस, अर्जिनवीस, ठीक है। और भी बन सकता है, शब्द याद करो आप, जैसे खबर, खबर नवीस, ठीक है। खबर, खबर नवीस, तो ये सारे नवीस पट्टे से बनने वाले शब्द है। अगला में दिया गया दार। दार का सबसे पहला जो हमें बनना है तहसीलदार, तहसीलदार। उसके बाद खबरदार हो सकता है क्या, एक होगा चमकदार, चमकदार के अलावा बन सकता है जमादार, जमादार, जिम्मेदार, जिम्मेदार। और क्या बन सकता है, थानेदार, आरपीएस बनना है ना, थानेदार। और क्या बन सकता है, और इसमें बन सकता है आपका खुशबूदार, ठीक है। तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, तहसीलदार, चमकदार, जमादार, जिम्मेदार, थानेदार, और ये सारे। तो दार उपसर्ग से बनने वाले शब्द हमने काफी देख लिए। अब हमारा जो अगला प्रत्यय है वो है आवर। प्रत्यय क्या है, आवर। आवर से बनने वाले जैसे दस्तावर, दस्तावर, दिलावर, क्या है, दिलावर। इसके अलावा बख्तावर, बख, इसमें ख्यादा आता है भी, बख्तवार, बख्तवार या बख्तावर भी लिखे तो ठीक है। और अपन क्या लिख सकते हैं, जोरावर, जोर प्लस आवर है जोरावर। ये सारे आवर प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। आगे बढ़े, अगला है अय। अय की बात करें तो इससे बनने वाले शब्द अगर हम देखें, जैसे आंजनेय, अंजनी मैया के पुत्र आंजनेय, ठीक है। अंजनी प्लस ए, अंजनी प्लस ए, आंजनेय। जैसे आतिथ्य, 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 और यानी मेजबान। एक होता है कौनतय, कौनतय, कौनतय किसको बोला जाता है, अर्जुन को बोला जाता है ना, वही। अगला अग्नय, अग्नय। एक बोला जाता है गंगय, गांगेय, ये किसको बोला जाता है, भीष्म पितामह को, ठीक है, गांगेय। और क्या हो सकता है, जैसे भागिनय, भागिनय, भागिनय यानी भांजा, बहन का बेटा भागिनय, ठीक है। तो ये भी अपन लिख सकते हैं, भांजा। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, ए प्रत्यय से बनने वाले शब्द हो गए। काफी अच्छे अच्छे हमने शब्द देखे हैं, नवीस से बनने वाले, दार प्रत्यय से, आवर प्रत्यय से, और ए प्रत्यय से। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। आगे बढ़े, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची हमें लिखने हैं। शब्दों के दो दो पर्यायवाची हमें लिखने हैं। सबसे पहला दे रखा है अपार। अपार की अगर बात करें, अपार यानी अपन बोलते हैं ना कि उसके पास तो अपार धन है, असीम है, बेहद ही है, ठीक है। तो अपार का अर्थ क्या होता है, काफी ज्यादा, यानी अपार यानी अनंत, यानी असीम, यानी बेहद, बेहद, बेशुमार, बेशुमार। बस लिखना बिल्कुल शब्द शुद्धि के साथ है, आपको कोई भी वर्ड है वो अशुद्ध नहीं लिखना। तो अपार, अनंत, असीम, बेहद, बेशुमार।
अगला है हरिण। हरिण यानी मृग यानी कुरंग। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? एक तो हो जाएगा मृग और एक हो जाएगा कुरंग। सिर्फ दो ही लिखने हमें, लेकिन थोड़े से क्या पता मैंने मृग और कुरंग लिखा हो, आपको याद हो, आपको सारंग याद हो, ठीक है, सारंग लिख सकते हैं। क्या पता किसी और को चमरी याद हो, ठीक है, वो भी लिख सकते हैं। क्या पता किसी दूसरे को कृष्ण सार याद हो, कृष्ण सार, तो वो भी लिख सकते हैं। तो जिसको जो याद हो बिल्कुल फटाक से माइंड में आए वो ही हमें लिखना है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अब ये नहीं कि हरिण को मृग और कुरंग कहते हैं तो हर एक बच्चे को याद होगा, तो हाँ, तो वही तो लिखना है ना हमें। हमें सिर्फ हमारे टाइम पे एग्जाम जो है वो कंप्लीट करना है। अगला दे रखा है संसार। संसार की बात करें तो सबसे पहला आता है जगत, और जगत के यहाँ पे हलंत आता है, ध्यान रखना। दूसरा जगत क्या होता है, ये कमेंट करके बताओ कि ये जगत क्या होता है। मैंने सारे करवाई हुए हैं आपको। जगत, दुनिया, लोक, विश्व भी बोल सकते हैं, विश्व, विश्व, और इसको सृष्टि भी बोल सकते हैं, सृष्टि। तो इनमें से जो भी आपको याद हो आप लिख सकते हो। खून का, खून का सबसे पहला जो याद रहता है वो याद रहता है लहू। लहू भी याद रहता है हमें। रुधिर भी याद रहता है, रुधिर। इसके साथ रक्त भी याद रहता है, ये तीन तो सभी को याद रखते हैं। एक इसका शोणित भी होता है, शोणित, ठीक है, तो ये भी आप याद रख लेना। तो ये चार हमने पर्यायवाची, उनके चार चार पर्यायवाची हमने और देख लिए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा विलोम शब्द का। अगला क्वेश्चन है विलोम शब्द का। हमें चार शब्द दिए होते हैं और उनके हमें क्या लिखनी है, विलोम शब्द। आकुंचन, आकुंचन का अर्थ क्या होता है, जैसे कोई चीज को सिकुड़ना। आकुंचन का अर्थ क्या होता है, सिकुड़ना। तो सिकुड़ना हो गया तो उसका क्या हो गया, कोई चीज का प्रसार करना। तो आकुंचन का क्या हो जाएगा, प्रसारण, प्रसारण। आशीष, बोलते हैं ना कि उसने आशीष दिया है, आशीर्वाद, ठीक है, वो वाला आशीष। तो आशीष देने के साथ साथ क्या लिख सकते हैं, अभिशाप, अभिशाप या फिर साप, ठीक है। तिमिर यानी अंधेरा, और तिमिर का, अंधेरे का उजाला हो जाएगा तो तिमिर का क्या हो जाएगा, प्रकाश। तिमिर का क्या हो जाएगा, प्रकाश। बर्बर, बोलते हैं ना कि वो चीज तो बड़ी बर्बर अवस्था में है, तो बर्बर का अर्थ होता है सब, जो इसका जो विलोम होता है वो होता है सभ्य। जब भी आप कोई भी विलोम शब्द हो या एक जो अनेकार्थ शब्द होते हैं वो हो, ठीक है, शब्द युग्म हो, वो आपको तभी याद होंगे जब आपको उनका अर्थ समझ में आएगा। और कोई भी चीज अगर आप याद करो तो उसका पहले अर्थ जरूर देख लेना, वो आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों के लिए सार्थक शब्द लिखिए, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। पहला है आदेश की अवहेलना। आदेश की अवहेलना यानी बोलते हैं ना कि उसने आपकी आज्ञा नहीं मानी, यानी अवज्ञा कर दी, अवज्ञा। आदेश नहीं माना, आदेश की अवहेलना यानी अवज्ञा। जो विधान या नियम के विरुद्ध हो, जो विधान या नियम के विरुद्ध हो वो क्या होता है, असंवैधानिक, असंवैधानिक। हमेशा याद रखना, लिखना हमें बिल्कुल शब्द शुद्धि के साथ है, चाहे एक वर्ड कम लिखा जाए लेकिन शब्द शुद्धि के साथ लिखना है। जिसमें धैर्य न हो, जिसमें धैर्य न हो, इसका क्या होगा, एक चीज याद रखना, जब भी हम हिंदी का जो ये पेपर करेंगे तो इसमें सबसे बड़ा जो खेल होता है वो शब्द शुद्धि का होता है, शब्द शुद्धि का होता है। चाहे आपका व्याकरण हो या आपका पार्ट बी या पार्ट सी हो, इसमें आपको क्या करना है, आपको शब्द शुद्धि हमेशा साथ में लेकर चलनी है। अगर आप शब्द शुद्धि के साथ लिखोगे ना, तो अगर आप इजी वर्ड भी लिखोगे ना तो भी आपको अच्छे मार्क्स से आप स्कोर कर पाओगे। अगला, जिसमें धैर्य न हो यानी अधीर, जो धीर ना रख सके, अधीर। जिसमें सहन शक्ति हो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सहिष्णु, सहिष्णु, ठीक है, सहिष्णु। जिसके समान दूसरा न हो तो वो क्या हो जाएगा, अनुपम। जिसके समान दूसरा न हो वो क्या हो जाएगा, अनुपम। तो आदेश के अवहेलना यानी अवज्ञा करना, जो विधान या नियम के विरुद्ध हो वो है होता है असंवैधानिक, और जो विधान के विरुद्ध न हो यानी विधान के साथ हो वो होता है संवैधानिक। जिसमें धैर्य न हो अधीर, जिसमें सहन शक्ति हो सहिष्णु, जिसके समान दूसरा न हो अनुपम। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। हमें क्या लिखना है, इसमें शुद्ध रूप लिखना है। इस चिट्ठी में जो भी कहा है झूठ है। जो भी कहा है झूठ है। अब चिट्ठी में कहा नहीं जाता, चिट्ठी में क्या होता है, लिखा जाता है। तो अपन क्या लिखेंगे, इस चिट्ठी में, इस चिट्ठी में जो भी लिखा है, जो भी लिखा है झूठ है। झूठ है, ठीक है, झूठ है। तो ये क्या हो गया, बिल्कुल सही और शुद्ध इसका रूप लिखा गया। अगला है, हमने गुरुजी को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। हमने गुरुजी को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। ये प्रदान नहीं किया जाता, कोई भी चीज होती है अपनों से बड़े उनको भेंट की जाती है। तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे, वहां पर लिखेंगे हमने गुरुजी को अभिनंदन पत्र भेंट किया। अभिनंदन पत्र भेंट किया, ना कि प्रदान किया। तो ये उसका शुद्ध रूप हो जाएगा। अगला है, कॉलेज के दृश्य रोमांचक थे। कॉलेज के दृश्य रोमांचक थे। नहीं, कॉलेज का दृश्य है वो रोमांचक था। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, कॉलेज का दृश्य रोमांचक था। रोमांचक था, ये क्या हो गया, बिल्कुल शुद्ध रूप इसका लिखा गया। तो ये हमने शब्द शुद्धि वाला भी कर लिया। अब हम करते हैं शब्द शुद्धि वाला। वाक्य शुद्धि हो गया। वाक्य शुद्धि का क्वेश्चन आएगा, शब्द शुद्धि का आएगा, आपके अनेकार्थ शब्द वाला आएगा, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द और संधि विच्छेद का और संधि करने का दोनों क्वेश्चन आएंगे। लोकोक्ति मुहावरे दोनों आएंगे और उसमें वाक्य में प्रयोग भी आएगा। उसके साथ साथ प्रत्यय आएगा, उसके साथ साथ उपसर्ग आएगा। तो इन सब से और आपके शब्दावली भी आएगी, यानी सारे के सारे मिलाकर आपके 25 क्वेश्चन है वो बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप में लिखने हैं। हमें अशुद्ध रूप दे रखे हैं जिनके हमें शुद्ध रूप लिखने हैं। सबसे पहला दे रखे है एक्य। एक्य के अंदर एक के ऊपर मात्रा आती है, एक्य ये लिखा जाता है। एक्य का अर्थ क्या होता है, एकता। एक्य एकता वाला। तो ये शुद्ध रूप क्या होगा, एक्य। कंगा, कंगा नहीं होता, कंघा होता है, घ आता है लिखा, घ कंघा, ठीक है। तिलांजलि, तिलांजलि में आपको जो शुद्ध रूप लिखा गया है वो क्या होना चाहिए, इसमें जो लय पर जो आपकी मात्रा है वो बड़ी आएगी। तो क्या लिखा जाएगा, तिलांजलि, ठीक है। तिलांजलि यानी त्यागना। तनख्वाह यानी सैलरी यानी वेतन, ठीक है। तनख्वाह होता है, तनख्वाह, और ख के नीचे एक बिंदी भी आती है, ठीक है। तनख्वाह होता है। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के अंदर जय आधा आता है, ये पे मात्रा होती है ज्येष्ठ। ये ज्येष्ठ यानी बड़ा, बड़ा भाई, ज्येष्ठ भाई, बड़ा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्वेश्चन 8, जिसमें शब्द शुद्धि वाले क्वेश्चन है वो हमने कवर कर लिए। ये जो आपके व्याकरण का पार्ट आता है वो आपके 25 क्वेश्चन आते हैं और आपके 50 नंबर का आता है, ठीक है। जिसको हमने पहले जो हमने 75 प्लस जो टेस्ट किए थे उसमें बिल्कुल अच्छे से इसको क्या कर लिया था, इतना अच्छा तैयार कर लिया था कि हमारे 50 में से कितने 45 प्लस नंबर आते थे, ठीक है। और अभी हमें कितना रिवाइज करना है, इस 45 को 48 पर पहुंचाना है, ठीक है। इतने अच्छे से हमें अब जो ये सवा महीना मान लो या 1.5 महीना मान लो, इसमें इतने अच्छे से हमें प्रैक्टिस करनी है। तो आज से हमने जो हमारी आरएस की क्लास स्टार्ट की है वो आपको रेगुलर लेनी है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्यों, क्योंकि इस पे कंटेंट आपको इतना दे दिया जाएगा कि कहीं और से पढ़ने की जरूरत भी आपको नहीं रहेगी। आप इसी को रिवाइज कर लेना। ये जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी और वहां पर मैंने पहले की भी काफी सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है। तो उस कंटेंट को भी आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेना, साथ में ये क्लासें आपकी चलती रहेंगी। तो ये तुम्हारा हो गया पार्ट ए, ये हो गया पार्ट ए। अब हम बात करेंगे अगले पार्ट की, और जिसमें आपके आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा आपका पलवन का। हमें एक क्वेश्चन है आज का पलवन का करना है, यानी तलवार के अपेक्षा कलम अधिक शक्तिशाली होती है। ये हमें लाइन दे रखी है, कथन दे रखा है, मान लो इसका हमें क्या करना है, पलवन इस पर लिखना है। पलवन भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, संवर्धन भी बोलते हैं। पलवन संवर्धन, इसको क्या बोलते हैं, इसको वर्गीकरण भी बोलते हैं।
वर्गीकरण भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को भाव विस्तार भी बोलते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो ये भाव विस्तार है इसमें हमें किस किस चीज का ध्यान रखना होता है। जब हमें ये लाइन दी जो होती है, ये कोई कहावत हो सकती है, कोई भी मुहावरा हो सकता है, ठीक है, कोई भी लोकोक्ति हो सकती है, कोई भी सूक्ति हो सकती है, ठीक है, कोई भी किसी का नीति वचन हो सकता है। उस चीज को हमें सरल भाषा में लिखना होता है। उस चीज को सरल भाषा में और विस्तार के साथ जब हम लिखते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को पलवन कहते हैं, उसी को वर्गीकरण कहते हैं, उसी को भाव विस्तार कहते हैं। तो बिल्कुल आसान सी भाषा में हम कह सकते हैं कि जो भी हमें लाइन, यानी लाइन क्या हो सकती है? कहावत, मुहावरा, कोई लोकोक्ति, सूक्ति, या फिर किसी के जो कोई किसी का भावपूर्ण कथन हो सकता है, उस चीज को अपन अपनी भाषा यानी सरल भाषा में विस्तार के साथ लिखते हैं तो वो बन जाता है पलवन। इसमें हमें याद क्या रखना होता है? इसमें हमें जो आपको जो वर्गीकरण होता है, जो भाव विस्तार होता है, उसको करने के लिए आपको याद रखना होता है कि उसमें एक तो सबसे पहले में संदर्भ देखना होता है कि क्या संदर्भ दे रखा है, प्रसंग क्या दे रखा है, ठीक है। उसकी व्याख्या हमें थोड़ी सी देखनी होती है, उसके लिए कुछ भी विशेष चीजें जैसे कोई एग्जाम्पल करके हमें लिखना होता है। इसमें हमें ध्यान रखने वाले बिंदु क्या होते हैं? ध्यान इसमें सिर्फ इतना देना होता है कि जो हमें जो कथन दिया होता है, उस कथन को पहले तो ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ना है, उसका अर्थ समझना है और फिर उसकी भाषा का विस्तार करना है। यानी हमें अपनी भाषा में, सरल भाषा में लिखना है। ध्यान रखना, अपनी भाषा में लिखना है, ठीक है। दूसरा ये दिखना है कि जब अपनी भाषा में लिख रहे हैं तो उस चीज का मूल चीज है, यानी उसका जो मूल अर्थ है वो नहीं खोना चाहिए। मूल अर्थ है वो नहीं खोना चाहिए, यानी उसके मूल अर्थ को स्पष्ट करना हमें आना चाहिए, ठीक है। और इसके अनुसार हमें कई बार एग्जाम्पल भी लेने चाहिए, ठीक है। उसमें कोई भी लोकोक्ति है कि या फिर किसी विद्वान पुरुष, महान पुरुष है, उसकी कोई बात कही हुई, उसको भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इन चीजों का भी यहाँ पे याद रखना है। और इसमें हमें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है ना, उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं हम, ठीक है। और चीज हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमें ये देख सकते हैं कि जो हम इसकी सरल भाषा में लिख रहे हैं या फिर इसका वर्गीकरण कर रहे हैं तो कोई भी अनावश्यक चीजें हमें नहीं लिखनी है। क्या नहीं करना है? अनावश्यक चीजें इसको नहीं लिखनी है। यानी सिर्फ हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं, इसका विस्तार कर रही हैं, तो अनावश्यक चीजें भी हमें उसका अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा, हम अनर्गल चीजें कुछ लिखते जा रहे हैं, तो वो चीजें हमें नहीं करनी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें आज का जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा हम इसको साफ कर देते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तलवार के अपेक्षा कलम अधिक शक्तिशाली है। इस चीज को अपनी सरल सुबोध भाषा में हमें इसमें समझाना है। हमने क्या लिखा है? तलवार शारीरिक बल से और कलम बौद्धिक बल से क्या है? सभ्य चालित है, ठीक है। शारीरिक बल से बौद्धिक बल श्रेष्ठ माना गया है। चाणक्य नीति में लिखा गया, मैंने बोला था ना किसी विद्वान की आप कोई भी लाइन लिख सकते हैं। बुद्धिश्च बलम तस्य निर्वाहित कुतो बलम। इसका अर्थ क्या हुआ? जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। यानी कभी कभी क्या होता है कि बल से जो काम नहीं बनता है वो अपन बुद्धि से कर सकते हैं। बुद्धिहीन के पास बल कहाँ है? तलवार चलाने से पूर्व क्रोध और आवेश होता है, अतः इसका परिणाम है वो घातक ही होगा। क्योंकि जब अपन क्रोध में होते हैं, जिस चीज में हमारे पास हथियार आ गया, तो उसका जो तो परिणाम है वो घातक ही होना है। जबकि कलम चलाने में सूझबूझ, शुद्ध विचार यानी सद्विचार और अच्छी भावनाएं होती हैं, इसलिए इसका परिणाम है वो रचनात्मक होता है, अच्छा होता है। विद्वानों ने तलवार को पाशविकता, बर्बरता या शोषण का प्रतीक और कलम को मानवता, विकास और समृद्धि का प्रतीक माना है। तलवार किसी का सिर काट सकती है, जबकि कलम मनुष्य कुछ पाने लायक बना सकती है। नेपोलियन ने कहा था, दुनिया में दो ही ताकतें हैं, तलवार और कलम। अंत में तलवार हमेशा कलम से हारती है, कलम से हारती है। तो ये क्या है? हमने, आप ध्यान रखना, मैंने बोला था ना किसी विद्वान के या फिर किसी कोई फेमस जो लाइनें वो लिखनी होती है, तो हमने यहाँ पे चाणक्य नीति से कुछ लिखा और हमने नेपोलियन की एक लाइन लिखी, तो इसका जो फर्क है वो काफी अच्छा बनता है एग्जामिनर के माइंड पर। अगला जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, जयपुर के राजा जयसिंह अपनी नई रानी के प्रेम पास में आबद्ध होकर राजकाज की सुध भूल गए थे।
किसी सेवक या राज कर्मचारी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह राजा को कुछ कह सके। तब कवि बिहारी जी ने यह दोहा लिखकर भेजा, नाहे पराग नहीं मधुर मधु, नाहे विकास इही काल, अली काले से ही विद्यो आगे कोने हवाल। इसका अर्थ क्या हुआ कि राजा को जो ये अर्थ था उस से, यानी ये जो दोहा था इसने राजा को हिलाकर रख दिया और वो इसको समझते ही तत्काल दरबार में आए, कवि को पुरस्कृत कर राजकार्य में संलग्न हो गए। स्पष्ट है कि तलवार डरा सकती है, धमका सकती है, मार भी सकती है, लेकिन कलम लोगों का हृदय वो परिवर्तन कर उन्हें अपना बना सकती है। तो इसलिए कलम को तलवार से अधिक शक्तिशाली कहा गया है। तो यही चीज है, हमें क्या याद रखना है कि जब भी हम पलवन लिखे, वर्गीकरण लिखे, भाव विस्तार लिखे, तो हमें सबसे पहले तो हमें जो लाइन दे रखी होती है, मुहावरा, सूक्ति या कोई भी चीज जो दे रखी होती है, उसका सबसे पहले अर्थ समझना है कि उसका भावार्थ है वो क्या है। उस भावार्थ को समझते ही हमें उसको दो लाइनों में उसका अर्थ है वो समझाना है। उसके बाद है उसका विस्तार करना है। हम उसके लिए कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं किसी का, या फिर किसी विद्वान या किसी महान पुरुष की लिखी हुई लाइनें लिख सकते हैं, कोई मुहावरा भी लिख सकते हैं, कोई दोहा भी लिख सकते हैं। ये चीजें लिख के हम उसका भाव विस्तार करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझे आ गया होगा कि पलवन है वो किस प्रकार करते हैं। मैंने काफी अच्छे से पहले भी आपकी प्रैक्टिस करवाई थी। अब तो ये चीजें हैं वो साथ साथ हमें समझनी है और साथ में इनकी प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि हमारे पास जो हमारा कंटेंट है वो और ज्यादा बेहतर बन जाए। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में फिर आएंगे और कंटेंट के साथ है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।